नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन स्टडी में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक्सीलेंट की डेसवर्क के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने विज्ञान की एक्सीलेंट डेसवर्क है वो शुरू कर रखी थी और उसमें हमने 7 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा ये 8 नंबर मॉडल पेपर रहेगा जो कि अपन इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक सब्जेक्ट की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और प्रत्येक सब्जेक्ट की एक्सीलेंट और संजू दोनों की हिंदी मीडियम की आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। पहला क्वेश्चन देखिएगा अभी। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के रुधिर में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक कौन सा है? तो वो आपका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन है। मनुष्य के रुधिर में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन से ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो पर मस्तिष्क होता है, यानी ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पर मस्तिष्क है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, अग्नाशय से स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो वो आपका राइट आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन है वो अग्नाशय से स्रावित होता है, यानी द ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पिता से प्राप्त युग्मक में एक्स क्रोमोसोम से पैदा होता है तो वो लड़की पैदा होती है, यानी ब ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पे रखा जाता है? तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा जाता है, यानी कहने का मतलब है वक्रता केंद्र पर जब हम रखेंगे तो वो समान ऊंचाई का यानी समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र या फिर बोले फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखेंगे तो क्या होगा? प्रतिबिंब है जो आकार है, जो डायग्राम है वो वस्तु के समान बनेगा। ठीक है, तो ब ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान मृत्यु के कितने घंटे के भीतर हो जाना चाहिए? तो 4 से 6 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए, यानी ब ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलता हूँ, यहाँ पे पीडीएफ के अंदर है वो 1-2 पेज है वो मिसप्रिंट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे डायरेक्ट 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो चलिए अपन पहले 2 नंबर क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक वाले हैं। क्वेश्चन है, मेल पिगी कोष में प्याले नुमा संरचना क्या कहलाती है? मेल पिगी कोष में प्याले नुमा संरचना है वो बोमेन स्पुट कहलाती है। क्या कहलाती है अभी? बोमेन स्पुट, बोमेन संपुट कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, सोना तथा प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है? सोना और प्लेटिनम को गलाने में एक्वारेजिया होता है ना, एक्वारेजिया होता है वो सोना और प्लेटिनम जैसी कठोर धातुएं हैं उनको गलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, गोनोरिया रोग है, गोनोरिया रोग एक यौन जनित रोग हो जाएगा। ठीक है, यौन जनित रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस का पीएच मान है वो 1.2 होता है, अभी 1.2 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रावर्तन में आपतन कोण एवं प्रावर्तन कोण होते हैं? प्रावर्तन में आपतन कोण और प्रावर्तन कोण है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं भी। जैसे कि ये कोई तल है और इस पे कोई किरण आ रही है, ठीक है, और जैसे ही प्रावर्तन के बाद में वापस जाएगी तो ये जो कोण बनता है ये दोनों क्या होते हैं? ये आई होता है और ये आर होता है, तो ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम आपने पढ़ा होगा, कोण आई बराबर होता है कोण आर के।
अगला क्वेश्चन देखो भी, कांस्टेंट एक धातु है, कांस्टेंट एक धातु है, तो वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा मिश्र धातु है अभी एक, ठीक है। ये कैसी धातु है, तो ये एक मिश्र धातु हो जाएगी। हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे क्या होते हैं अभी, तो हरे पौधे हैं वो उत्पादक होते हैं, हरे पौधे हैं वो उत्पादक होते हैं, तो उत्पादक आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, अमल की परिभाषा लिखनी है आपको, अमल की परिभाषा लिखनी है। तो अमल किसे कहते हैं, तो अमल वे यौगिक होते हैं जो जल में एज पॉजिटिव आयन बोल दो, एज पॉजिटिव आयन, या फिर हम बोल सकते हैं H3O पॉजिटिव आयन, H3O पॉजिटिव यानी एज पॉजिटिव आयन, या फिर H3O पॉजिटिव आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो अमल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए जो हाइड्रोजन से संयुक्त होकर हाइड्राइड बना सकती है, हाइड्रोजन से संयुक्त होकर के हाइड्राइड बना सकती है। तो एक तो हो जाएगा आपका सोडियम और एक हो जाएगा आपका कैल्शियम, ठीक है। एक तो सोडियम हो जाएगा और एक कैल्शियम हो जाएगा। ये दो धातुएं हैं जो कि संयुक्त होकर के हाइड्रोजन से मिलकर के हाइड्राइड बनाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने सुना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सुना होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं तथा वनस्पतियों की वसाओं, जंतुओं तथा वनस्पतियों की वसाओं तथा तेलों में उपस्थित एस्ट्रों को क्या कहा जाता है, तेलों में उपस्थित एस्ट्रों को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे ग्लिसरॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है अभी, तो आपका राइट आंसर होगा ग्लिसरॉइड, ग्लिसरॉइड कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, सहसंयोजी आबंध किस प्रकार बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तब जाकर के क्या बनते हैं, सहसंयोजी आबंध बनते हैं। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं भी, दो परमाणुओं के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में सबसे बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन साझा करने से सहसंयोज आबंध बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, क्रे नियम किसे कहते हैं, क्रे नियम है वो किसे कहा जाता है, तो मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाला कंकाल जो 3 परतों से बना होता है उसे ही क्रे नियम कहते हैं। मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाला जो कंकाल है वो 3 परतों से बना होता है और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम कहा जाता है या फिर क्रेनियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, डीएनए का पूरा नाम लिखो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल लिख देना, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखो भी, अपवर्तन के 2 उदाहरण बताने हैं, अपवर्तन के 2 उदाहरण कौन से हैं, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं भी, पानी में डूबी लकड़ी का टेढ़ा दिखा देना, पानी में डूबी लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना। दूसरा आप इसमें लिख देना भी, पानी में डूबे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में डूबा हुआ कोई डूबा हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ठीक है। तो पानी में डूबी हुई लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना और पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में प्रवेश करती है तब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण है वो वायु से अगर पानी में प्रवेश करेगी यानी विरल से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, ये लिख देना। जब प्रकाश की किरण है वो वायु से जल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जिस प्रकार से ये कोई तल है, यहाँ पे क्या है, विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है और ये संघन है, संघन यानी जल मान लेते हैं। जैसे यहाँ से अगर वो कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो ये क्या करेगी, ये अपने इस दिशा में जाना चाहिए था इसको, लेकिन इस दिशा में न जाकर के वो थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे एक अभिलंब डाला है और इस अभिलंब की ओर ये क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण आई है ये कोण आर के बराबर नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाह बंद करने पर क्या होता है, परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाह बंद करने पर क्या हो जाता है। तो इसमें जो विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, तो वो चुंबकीय प्रभाव क्या है, समाप्त हो जाएगा। तो परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाह बंद कर देंगे तो चुंबकीय प्रभाव है वो क्या है, समाप्त हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित पारितंत्रों के दो उदाहरण लिखो। मानव के द्वारा जो निर्मित पारितंत्र है उनके दो के उदाहरण लिखने हैं। तो एक तो बगीचा है जो कि मानव बनाता है, और दूसरा आप लिख देना धान का खेत है। धान का खेत या फिर धान का खेत या फिर गेहूं का खेत है, ये भी मनुष्य ही बनाते हैं भी, ठीक है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए दो पारितंत्र बताने हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाई जाती है। जिंक है Zn प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 से अभिक्रिया करवाई जाती है तो किस गैस का निर्माण होता है? तो ZnSO4 प्लस में H2O बन जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, तो ये समीकरण लिख दिया अपन ने। गैस X की पहचान कैसे करते हैं? तो गैस X की पहचान है वो आप जब जलती हुई मोमबत्ती हाइड्रोजन गैस के पास ले जाते हैं तो यह क्या है, फट फट ध्वनि के साथ क्या है, जलती है, ठीक है, आवाज उत्पन्न करेगी भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, अगला है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? और इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी आपको लिखना है। जैसे कि वियोजन, पहले आप संयोजन अभिक्रिया को समझें। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया होगी। वे दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अवियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एकल अभिकर्मक प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है? टूट जाता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बिना बुझा हुआ चूना होता है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या है? दो अभिकर्मक है और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एकल अभिकर्मक है और दो उत्पाद बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक दूसरा का रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है ये। इट्स ओके। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है एस्टरीकरण किसे कहते हैं? एस्टरीकरण किसे कहा जाता है और इसके निर्माण की विधि व संबंधित रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखनी है। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया, एथेनॉल अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है? एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। भी एथेनोइक अम्ल है वो किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो भी एथेनोइक इसकी अभिक्रिया लिखना चाहो तो अभिक्रिया लिख सकते हैं, जैसे कि CH3COOH, ये क्या होता है भी? ये एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। प्लस में CH3CH2 और OH, तो ये हाइड्रोजन की प्रेजेंस में यहाँ पे ये क्या है? ये एथेनॉल है, और ये क्या है? तो ये एथेनोइक अम्ल है। क्या बन जाएगा अभी? ये बन जाएगा जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड, C यहाँ पे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन को जोड़ दो, और सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन CH2 और CH3 बन जाएगा। ये आपको यहाँ पे अभिक्रिया लिखनी है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल वायु में जलता है। दूसरा है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के आधिक्य में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है। तो इसके प्रत्येक प्रकरण के आपको रासायनिक समीकरण लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH होता है भी एथेनॉल, ठीक है, C2H5OH। इसकी अभिक्रिया लिख देते हैं अपन। C2H5OH को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनता है? तो ये बन जाएगा CO2 प्लस में क्या बनेगा? H2O,
और प्लस में क्या बनेगा, ऊर्जा, प्लस में ऊर्जा बनेगी। अब इसको समीकरण को संतुलित कर लो आप, संतुलित करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे 2 है, टोटल कितनी होगी 3 हो गई। तो यहाँ पे कितनी है ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 1, 3 हो गई पूरी। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन 5 और 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीपल कर दूं तो 3 2 6, हाइड्रोजन तो 3 हो गई लेकिन ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितनी होगी, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 2 5 होगी टोटल, 3 और 2 5 टोटल हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं कार्बन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कार्बन 1 ही है, तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीपल कर दूं, 2 से मल्टीपल कर दूं तो 3 2 2 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और 1 5, 4 और 3 7 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 7 हो गया। तो अब मैं यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन हो गया और एक ये 7 हो गया, टोटल हो गया ना। ये इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो गई। अब यहाँ पे एथेनॉल को क्या करते हैं, H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, एथेनॉल को C2H5OH को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, तो ये H2SO4 की प्रेजेंस में। और कितने केल्विन ताप पर, तो 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो क्या बनता है अपने पास में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको अभिक्रिया लिखनी है। यहाँ पे जल बनेगा अभी, ठीक है, यहाँ पे जल बन जाएगा H2O। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। तो पहला भूमिका आपको यहाँ पे लिखनी है, पहली भूमिका है लार दांतों के बीच फंसे अन्न के कणों को क्या कर देती है, निकालने में सहायता करती है। लार है वो दांतों के बीच में फंसे अन्न के कणों को निकालने में सहायता करती है। दूसरा हो जाएगा इसका भी, लार में उपस्थित टाइलिन जो एंजाइम पाया जाता है वो क्या करता है, भोजन के मंड को माल्टोज शर्करा में बदलता है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम है वो भोजन के मंड को माल्टोज शर्करा में बदलता है। और तीसरा इसमें हो जाएगा, लार में जो उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है वो जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और चौथा हो जाएगा, ये भोजन को गीला और चिकना करती है, भोजन को गीला और चिकना करती है जिससे कि उसको निगलने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण क्यों आवश्यक है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण है वो क्यों आवश्यक है। तो एक ही प्रजाति के जीवों में डीएनए की समान मात्रा पाई जाती है, एक ही प्रजाति के जीव होते हैं उसमें डीएनए की समान मात्रा पाई जाती है। ठीक है, संतति जीवों में डीएनए की मात्रा का संतुलन बनाए रखने के लिए डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। और डीएनए ही पुत्री पीढ़ियों में विभिन्न लक्षणों का नियमन करता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र आपको यहाँ पे बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिएगा, इस प्रकार से ये आपको डायग्राम बनाना है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का। ठीक है, ये स्त्री के स्तर, यहाँ पे वर्तिकाग्र, स्त्रीकेशर में वर्तिकाग्र आ गया, वर्तिका आ गया और अंडाशय आ गया। और इधर पुंकेशर में जो कि परागकोश आ गया, तंतु आ गया। ठीक है, ये पुंकेशर के अंतर्गत आते हैं। आगे चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने पास में 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताओ भी। किसी कार का अगर दीप है, कोई कार के हेडलाइट है, हेडलाइट में अपन किसका यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसी वाहन का पार्श्व प्रशस्त दर्पण है, उसमें हम किसका यूज करते हैं, तो उसका हम उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में भी आपको लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिख देना कि कार की हेडलाइटों में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और बल्ब है वो दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित होता है, जिससे उससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो मुख्य एक्स के समानांतर हो जाती है। ठीक है, और वो क्या है, रोड पर दिखने में आसानी होती है। दूसरा इसका लिख देना भी, किसी वाहन का पार्श्व जो पीछे जो साइड शीशा होता है उसके बारे में पूछा है, तो अवतल दर्पण यूज किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण यूज किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा और
छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इससे दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिससे चालक को सड़क के फर्स्ट भाग का संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस के समक्ष सीमित दूरी पर रखे प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया किरण आरेख द्वारा आपको समझाना है। किरण आरेख के द्वारा समझाना है, जैसे कि यहाँ पे समझाया गया है। इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है 12 नंबर क्वेश्चन में। इट्स ओके। यहाँ पे वस्तु रखी गई है और इस सीधा प्रतिबिंब बनाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रतिबिंब है इसका, और ये क्या है, वस्तु है। आगे देखो भी नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं और मिश्र धातुओं तथा रबड़ जैसी विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है, ताप के परिवर्तन से इनमें क्या परिवर्तन आता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। धातुओं और एवं मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वो अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर की अगर मैं बात करूं, इनके परिसर की बात करें तो ये हो जाता है 10 की पावर 8 ओम से 10 की पावर 8 ओम से ओम मीटर से लेकर के 10 की पावर -6 ओम मीटर तक होती है। ये विद्युत की अच्छी चालक तथा रबड़ और कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता जो होती है वो 10 की पावर 12 होती है। 10 की पावर कितनी होती है, 12 से लेकर के 10 की पावर 17 तक होती है, जिससे कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ क्या हो जाते हैं, परिवर्तन होते हैं भी, ठीक है। फिर दोबारा से देखिएगा, धातुओं का और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता है वो क्या है, अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर अगर बात करें तो 10 की पावर -8 ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर है, और ये विद्युत की अच्छी चालक है। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता 10 की पावर 12 से 10 की पावर 17 ओम मीटर कोटि की होती है, और किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है वो दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखो नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन यानी पावर लाइन से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है वो धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर तथा उसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये आपको बताना है। तो विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित है। विद्युत धारा क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित है। तो दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर हमें तार के नीचे की ओर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर, इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर, और इस प्रकार से ये क्या हो जाती है, लगता है। इस प्रकार से यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर प्राप्त होता है। तार से ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है भी, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ठीक है। नीचे से अगर हम देखेंगे तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर, और ऊपर से हम देखेंगे तो ये क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। इट्स ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखो भी नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक तापन तथा पोतघर प्रभाव किसे कहते हैं, पोतघर प्रभाव किसे कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैस प्रकृति से होने वाले ऊष्मीय विकिरण को रोक लेती है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी का ताप बढ़ता है। इसे पोतघर प्रभाव या हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ये इसके कारण क्या है, मौसम में परिवर्तन होने के साथ साथ पहाड़ों से बर्फ तीव्रता के साथ पिघल रही है और समुद्र जल के स्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके भविष्य में घातक परिणाम हो सकते हैं। तो ये आपको इसमें वैश्विक तापन या फिर पोतघर प्रभाव में आपको लिखना है।
तो आई होप आज हमने 15 क्वेश्चन कवर किए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, भी आपको डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। प्रत्येक सब्जेक्ट की प्रत्येक PDF आपको वहाँ पे मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, हिंदी मीडियम के लिए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और प्रत्येक क्लास की PDF आपको वहीं पे मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।